वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमने यहाँ पे इसका जो यूनिट 1 है जिसमें है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इसमें हम बात करेंगे सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। ओके, इसके जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर हमने ऑलरेडी सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम पूरा उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पहले नए प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिलते रहे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज ये है आपका चैप्टर 2 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारे पास में कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें देखना है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। इसके बाद सेकेंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल के अंदर अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल का डायग्राम कैसे होता है, बिकॉज मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूँ, आपको जो है समझना है चीज़ों को, इसलिए आपको यहाँ डायग्राम देखना ज़रूरी है। और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप देखिए कि डायग्राम कैसा है। डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर है, हाँ, एक राउंड सेल आपको दिख रही है। बाहर की तरफ यहाँ पे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लूइड, ये क्या कहलाता है, इसका साइटोप्लाज्म कहलाता है, मतलब इसका लिक्विड है। इसके अंदर हम चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और इसी से अटैच्ड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, यदि आप इसको हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है और ये जो प्रेजेंट होता है ये कहलाता है यहाँ पर न्यूक्लियर पोर। इस पोर से ही अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम वन बाय वन चलते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या बनाया है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनाया। इसके बाद हमने यहाँ क्या बनाया, साइटोप्लाज्म बनाया। साइटोप्लाज्म बनाने के बाद हम कहाँ चले गए, सीधे यहाँ न्यूक्लियस पे चले गए। तो थर्ड नंबर पर हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है इसको हमने फुलफिल किया कि न्यूक्लियस बनाया चौथे नंबर पे। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बनाया। नाउ यहाँ से आप देखोगे कि इसका न्यूक्लियर पोर है, तो हमें याद आया कि यह न्यूक्लियर पोर होगा। फिर हमने इसको यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बनाना शुरू किया, है ना। तो पांचवें नंबर पे हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, गोल्जी बॉडी। तो हमने यहाँ छठवें नंबर पे क्या बना दिया, गोल्जी बॉडी बना दिया। इसके बाद हम चले गए कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। देन हम चले गए यहाँ पे राइबोसोम के ऊपर, राइबोसोम हमने बना दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको यदि याद करोगे एक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा डायग्राम और बहुत अच्छे से आप बना भी पाओगे। ओके, तो हम चलते हैं हमारे मैटर की तरफ, जिसमें कि हम स्टडी करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, और उसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में। तो चलिए गाइस चलते हैं। ओके, तो ये है सब सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, जिसमें कि पहला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है, जैसे आपने देखा कि वो लिक्विड है, तो एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है ना। जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस था हमारा, सपोज ये हमारी सेल थी, तो इस सेल में ये न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये लिक्विड प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो होता है कैसा है, तो सेमी फ्लूइड टाइप का है ये, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड कंडीशन में है ना। डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल हमने यहाँ देखे थे सभी सस्पेंडेड हैं, तो इसलिए इसको हम साइटोसॉल भी कहते हैं या फिर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर का फ्लूइड है तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहलाएगा। नाउ इसके अंदर यदि इस कंटेंट की बात करें, तो इस कंटेंट में यहाँ पर होता है वाटर। कितना होता है, 75 to 90% यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है ना। यदि वाटर यहाँ नहीं होगा तो डेफिनेटली ये सॉलिड हो जाएगा। तो अभी यहाँ वाटर प्रेजेंट है, इसलिए कितना है, ये सेमी फ्लूइड टाइप का है। और 75 to 90% यहाँ वाटर है। ओके,
इसके अलावा इसमें कुछ सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है। सस्पेंडेड कंपोनेंट के अंदर इसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और डिसॉल्व में क्या आ जाएंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कुछ लिपिड प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, और कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका एक कंपोजिशन हो गया किसका, साइटोसॉल का या साइटोप्लाज्म का, राइट। और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे तो सब इसी के अंदर ही यहाँ पर सस्पेंडेड होंगे, तैर रहे होंगे, है ना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसका हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, है ना। तो आप न्यूक्लियस में देख पा रहे हो कि बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, और ये भी कैसी, डबल लेयर्ड है। ओके, इट इज कॉल्ड द डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका हम नाम लेते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप देखो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो रही है, जिसके दोनों पॉइंट आके अटैच हो रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं, तो उसमें यहाँ कुछ गेप्स नजर आ रहे हैं, है ना। ये जो गेप होता है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियर पोर कहलाता है। पोर मतलब एक तरह का छेद है, होल है, राइट। इसके अंदर फिर यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। ओके, और कुछ प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स। ओके गाइस, इसके अंदर भी यहाँ पे फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं। अब चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। डायग्राम इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको जो है देख के ही समझ में आए कि हमें लिखना क्या है ना। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन बाय वन यहाँ डिस्क्राइब देख लेते हैं क्या किया हुआ है। द न्यूक्लियस इज यूजुअली स्फेरिकल, है ना। अब कहाँ से शुरू किया है यहाँ पे, कि जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो कैसा बनाओगे, सबसे पहले तो शेप ही बनाओगे, तो या तो स्फेरिकल बनाओगे, या हो सकता है कुछ ओवल शेप का बनाओगे। तो इसका जो शेप है स्फेरिकल भी हो सकता है या फिर ओवल शेप का हो सकता है। सेकेंड नंबर पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बनाया। तो यहाँ आप लिखोगे कि ये कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेनस है ना, इसके ऊपर बाइलेयर्ड है, इस टाइप से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पे आप देखो कि इसके जो चारों तरफ था, यहाँ क्या प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को सेपरेट कर रही है ना ये। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि ये दोनों को सेपरेट कर रही है। ओके, तो इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। बोथ द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, वैसे ही यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की बनी है। ठीक है, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटर्नली कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। इसी न्यूक्लियर पोर से जो आउटर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है ना, ये किससे अटैच्ड होती है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है, इस टाइप से। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर पोर एक्ट एज द चैनल फॉर द ट्रांसफर ऑफ आयन एंड वाटर soluble मॉलिक्यूल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर पोर है, यहाँ से डेफिनेटली क्या होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है, ये एक्सचेंज होने वाला होगा कुछ भी मटेरियल। ओके, न्यूक्लियस कंटेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। द न्यूक्लियस कंटेन द एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। इसके अंदर प्रोटीन, डीएनए और आरएनए इसमें एग्रीगेशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये डायग्राम को अच्छे से आप देख लीजिए। डायग्राम के बेस पर ही आप इसको डिफाइन कर पाएंगे या डिस्क्राइब कर पाएंगे, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट। तो जब भी आप याद करो तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद करो कि पहले आपने क्या बनाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली, है ना। उसके बाद न्यूक्लियर पोर बना लिया, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐसे लिखना है, न्यूक्लियोप्लास्ट बना लिया। इसके बाद में आपने यहाँ क्या बना लिया, न्यूक्लियोलस बना लिया, क्रोमेटिन फाइबर्स बना लिए। ठीक है, और फिर हमने इसको कंपैरेटिव डिस्क्राइब किया। कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि बाहर और अंदर के इसमें कंपैरिजन किया। ओके, चलिए चलते हैं हम राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम जो होते हैं, दीज आर द टाइनी स्फीयर्स, है ना। ये भी कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं ऐसे। दैट कंटेन द राइबोसोमल आरएनए। इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है और कई सारे राइबोसोमल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए या इसको बोलते हैं आरआरएनए, और राइबोसोमल प्रोटीन। इसको हम कहते हैं इट इज अ साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, या इसको हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में बनता है।
तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम जो होता है ये हेल्प करता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारे पास जो राइबोसोम होता है, यदि हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है, मतलब इसमें जो सब यूनिट होती है वो होती है 40s की, और दूसरी होती है 60s की। राइट, तो 40s और 60s ये इसकी कहलाती है स्वेडबर्ग यूनिट। तो 40s जो होता है स्मॉलर साइज का होता है, लाइक ऐसे, और जो 60s होता है वो थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, लाइक ऐसे। ठीक है, प्रोकैरियोट की यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोट में यही चीज कितनी होती है, 30 और 50 की होती है। इसमें जो स्मॉलर यूनिट होता है प्रोकैरियोट में 30s का होता है, और जो लार्जर यूनिट होती है वो 50s की होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कितना रेशियो है, 40 एंड 60 का। राइबोसोम, इसके अब बात करेंगे, दो टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक तो होते हैं फ्री राइबोसोम, दूसरे होते हैं अटैच्ड राइबोसोम। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यदि राइबोसोम इसके ऊपर अटैच्ड है इस टाइप से, ऐसे राइबोसोम यदि अटैच होते हैं तो उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, अटैच्ड राइबोसोम। और कुछ राइबोसोम यहाँ पे फ्री कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। इसके आधार पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम यहाँ दो नाम देते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, और दूसरा होता है स्मूथ जिसके ऊपर अटैच नहीं होंगे। ओके, तो राइबोसोम जो होते हैं यहाँ पे क्या है, दो टाइप के हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम किससे अटैच होंगे, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जैसे डायग्राम में आपको दिखाया। और फ्री राइबोसोम जो कि साइटोसॉल के अंदर फ्रीली कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम कहते हैं सिंपली ईआर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहली चीज तो है ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। आप कुछ क्वेश्चन अपने पास यदि रखेंगे अपने मन में कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, मतलब व्हाट। दूसरा आता है व्हाई, क्यों है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में, काम के बारे में बात करेंगे। हाउ, कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, है ना, तो नंबर्स के ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे हैं क्योंकि। तो व्हाट क्या है, व्हाई क्यों है, ओके, उसका क्या रीज़न है, क्या फंक्शन है उसके, राइट। तो इस तरह से यदि आप क्वेश्चन अपने मन में यदि करोगे तो आप इसको डिफाइन कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये कहाँ प्रेजेंट है ना। इन्हीं तीनों की बेस पे आप यहाँ पर कई सारा यहाँ मैटर लिख सकते हो अपने एग्जाम के अंदर भी। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, इट इज अ पैटर्न ऑफ मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड चैनल कॉल्ड एज सिस्टर्न ऑफ वेरिंग शेप, है ना। यहाँ मैं बताता हूँ आपको, ये हमने न्यूक्लियर पोर लिया था, न्यूक्लियर पोर से इस तरह से कई सारे सेक्स जो थे ऊपर की तरफ यहाँ प्रेजेंट थे। ओके, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वेरिंग शेप का है पहले तो ये। दूसरा कंडीशन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक दूसरे से कनेक्टेड ये इंटरनल नेटवर्क है ना। ये पूरा क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इट इज इंटरकनेक्टेड, और यहाँ जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उससे कनेक्टेड है पूरा। ओके, कई सारे सेक यहाँ प्रेजेंट है, गॉट इट। तो कई सारे सेक यहाँ प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्न। यदि इसको देखोगे आप तो इसको बोलते हैं सिस्टर्न, है ना। ये जो डिफरेंट शेप है दैट इज कॉल्ड द सिस्टर्न। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे अभी ऊपर जस्ट हमने बात की थी कि यदि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम नहीं है तो कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंट इसमें सेक होते हैं, और ये जो फोल्डिंग्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं। ओके, और सिस्टर्न कैसा होता है, वेरिंग शेप का होता है। दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ मेनी सिक्रेटरी प्रोटीन, है ना। कई सारे जो सिक्रेटरी प्रोटीन है उसको सिक्रीट करता है, या उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा वाला, रफ वाला, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट इट इज द साइट ऑफ द फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
साइट ऑफ फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, राइट। इसके अलावा इट कैन इनएक्टिवेट और डिटॉक्सिफाई अ वैरायटी ऑफ द केमिकल्स हमारी बॉडी में, लाइक जो डिटॉक्सिफिकेशन काम है कौन करता है, लिवर करता है। सेल के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कई सारे केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, इंक्लूडिंग अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स और कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मीन्स होता है सिंपल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टाइप का है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो, है ना। ये पूरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है इंटरनल मेम्ब्रेन की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये भी बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कई सारे सेक्स प्रेजेंट है, पर इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो सेंटर पार्ट है ये वाला, ये सेंटर पार्ट थोड़ा दबा हुआ है, और इसका जो पेरिफेरल है ये थोड़ा सा बल्ज टाइप का है, उभरा हुआ है। ओके, दूसरी चीज, इंटरनल साइड जो होता है उसको हम कहते हैं सिस रीजन, और जो एक्सटर्नल साइड होता है उसको कहते हैं ट्रांस रीजन, और जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलता है मीडियल रीजन। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपके सिक्रेटरी ग्लोब्यूल्स हैं या वेसिकल्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपने डायग्राम देख लिया, अब हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। Golgi apparatus of the complex is present near the nucleus, है ना। तो न्यूक्लियस हो गया। सेकंड नंबर पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था। थर्ड नंबर पे हम बना रहे हैं गोल्जी बॉडी। तो हमने कहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये किसके नियर है, अबाउट है न्यूक्लियस के। फिर बना कैसे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सेक कॉल्ड द सिस्टर्न। इसके अंदर भी इस टाइप के कई सारे सेक्स होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सिस्टर्न कहलाता है ना, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। इसका एंड कैसा होता है, बल्ज होता है, इस टाइप का उठा हुआ होता है ऐसे, जबकि सेंटर यहाँ बल्ज नहीं होगा। ओके, द स्टेक ऑफ गोल्जी सेक हैज टू डिफाइंड रीजन कॉल्ड द सिस एंड ट्रांस रीजन, है ना। दो रीजन हमने यहाँ डिफाइन किए थे कि इसमें दो तरह के रीजन होंगे, एक कहलाएगा सिस जो नीचे वाला है, और दूसरा कहलाएगा ट्रांस जो कि आउटर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम के थ्रू वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाता है, गोल्जी एपरेटस में जाता है फॉर द या टू द ट्रांसफर वेसिकल्स के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि राइबोसोम था, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यहाँ से कहाँ गया ये, गोल्जी सेक्स के अंदर गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये मॉडिफाई होके रिलीज हो जाएगा, है ना। The vesicle fuse with the cis region of the Golgi complex, releasing their content into the internal portion. अब जैसे जैसे यहाँ जो सिस रीजन, ये वाला सिस रीजन होगा, यहाँ से प्रोटीन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और बाद में फिर ग्लोब्यूल के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इंटरनली ये ट्रांसफर हो रहा है, और ये अंदर से जब बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ क्या चल रहा है, मॉडिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन चल रहा है, और बाद में एज अ सिक्रेटरी वेसिकल्स ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये बाहर हो रहा है, ओके, यहाँ देख लीजिए, ये नीचे से इधर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर आया, और यहाँ से सीधा ये बाहर हो गया। ओके, इसने लीव कर दिया है, जैसे लिखा है ना, सिक्रेटरी वेसिकल्स लिविंग द ट्रांस रीजन। तो गोल्जी एपरेटस स्टोर द प्रोटीन, क्या फंक्शन है इसका, प्रोटीन को स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, है ना। बनाने का काम कहाँ पे चल रहा था हमारा, बनाने का काम चल रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके साथ जो राइबोसोम था वहां पर, और इसको मॉडिफाई करने का काम और स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी कर रही है। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक हमने पहले भी इसके बारे में सुना हुआ है कि जो सेल होती है, तो सेल के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब कि सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम है वो कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर एनर्जी पावर होता है या एनर्जी होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो करता है एडीपी के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में यहाँ फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। यदि यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए तो उसको हम कहते हैं एडीपी, है ना। इट इज कॉल्ड द ए डी एंड पी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यदि यहाँ से ये भी मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, राइट।
बट जो एनर्जी का सोर्स है यहाँ पर वो क्या है, एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब सेकेंड पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना, ये सेल टू सेल इनके जो नंबर है वो वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं कि जहाँ पे जिस सेल में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा, बिकॉज बिकॉज जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वहाँ रेस्पिरेशन ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे एटीपी जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी वहाँ पर एनर्जी मिल पाएगी। ओके, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसके नंबर भी वहाँ ज़्यादा होंगे, राइट। आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। इसमें दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। तो चलिए पहले इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक बाहर मेम्ब्रेन है और एक अंदर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और ये कौन सी है, इंटरनल मेम्ब्रेन है। ओके, तो जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट है ना, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कहते हैं, ठीक है। फिर जो इंटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी यहाँ कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। गॉट इट। इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, और कुछ F1 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। दिस वन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। यही चीज यदि हमने गोल्जी बॉडी में देखी थी इस तरह की फोल्डिंग्स, या फिर हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस टाइप की फोल्डिंग्स थी, इसको हमने कहा था यहाँ पे सिस्टर्ड। ओके, तो अलग अलग यहाँ पर इसके नोमेनक्लेचर प्रेजेंट है। चलिए अब आते हैं हमारे थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, कवरिंग का काम करती है पूरे स्ट्रक्चर को, है ना। और जो इनर वाली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, कई सारे फोल्ड बनाती है जिसके अंदर इसका मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, राइट, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फोल्ड्स को। थर्ड पॉइंट है, द रीजन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जैसा हमने अभी डायग्राम में देखा था, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पर यदि हम कहते हैं कि ये फोल्डिंग्स बढ़ा देता है ना, या ये जो फोल्डिंग्स हमने देखी थी इस टाइप से, इसका क्या मीनिंग है, व्हाई इट इज लाइक दैट। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग यहाँ होगी तो डेफिनेटली इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा। जैसे हमने देखा था वेलाई के केस में या माइक्रो वेलाई के केस में, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, वहाँ भी सरफेस एरिया या सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इस फोल्डिंग की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लार्ज सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड कैविटी enclosed by the inner mitochondrial membrane is called the mitochondrial matrix। इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, कुछ फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो the process of cellular respiration takes place in the mitochondrial matrix। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किस ऑर्गेनल के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे हो सकते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनल्स की लिक्विड में या किस ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है, तो आवर आंसर इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई तरह के ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, जो कि न्यूट्रिएंट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, इनका सबका ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन सभी को ऑक्सीडाइज करेंगे और यहाँ से एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन केस ऑफ द एपोप्टोसिस, सेल सिग्नलिंग, सेल ग्रोथ और कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल में, है ना। ये कुछ प्रोसेस है इसके अंदर, ये यहाँ पर कुछ मेजर रोल प्ले करता है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम दो वर्ड से मिलकर बना होता है ना। एक होता है यहाँ पे क्या, लिसिस, या उनको लाइस बोलते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पे सोमा। तो लाइसिस
का मतलब होता है तोड़ना, है ना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, और सोमा मतलब होता है यहाँ पर बॉडी। ओके, तो ऐसा एलिमेंट जो कि कुछ ब्रेक डाउन करने का काम करता है उसको बोलते हैं लाइसोसोम। ओके, तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आर सिक्रेटरी वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके लाइसोसोम होते हैं। ये लाइसोसोम क्या होते हैं? एक राउंड शेप के होते हैं और स्पेरिकल वेसिकल्स होते हैं जिसमें कि यहाँ पे कई सारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं या केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कि लिसिस का काम करेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं दैट कैन हाइड्रोलाइज द मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और लिपिड। तो इसके अंदर जो केमिकल है वो क्या करता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड को ब्रेक डाउन करना कर देता है। ठीक है, और भी इसमें कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है ये एक स्फेरिकल वेसिकल है जिसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, काम कैसे करता है? ये काम करता है एसिडिक पीएच पर, और न्यूट्रल पीएच पे क्या होता है? ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो एसिडिक पीएच पे काम करेगा, स्लाइटली एसिडिक पे, और न्यूट्रल पीएच पे इनएक्टिवेट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजोम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन करने वाले। ओके, तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि लाइसोसोम की तरह दिखता है। ठीक है, बट कंपैरेटिवली लाइसोसोम से छोटा होता है ना, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन द स्ट्रक्चर। क्या होता है इसके अंदर? इट कंटेन द ऑक्सीडेजेस एंजाइम, है ना, जैसे नाम में यहाँ पे क्लियर था ऑक्सीजोम है, तो ऑक्सीडेजेस एंजाइम इसमें के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेकर आता है और हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे फैटी एसिड है, एमिनो एसिड है, यूरिक एसिड है, इनको ऑक्सीडाइज करता है। ओके, in order to the protect the cell from the toxic effect of hydrogen peroxide, peroxisome also contain enzyme catalase। इन सब के अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है सेल के अंदर, उससे बचाने के लिए इसके अंदर कैटालाइज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। कैटालाइज मतलब उसको ब्रेक डाउन करने वाला। तो कैटालाइज डिकम्पोज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये H2O2 को तोड़ देता है। ठीक है, आर यूटिलाइज इट टू ऑक्सीडाइज अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो पेरोक्साइड होता है हमारे लिए क्या होता है? वो टॉक्सिक होता है। इस टॉक्सिक केमिकल को क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। समझ आ रहा है? इस टॉक्सिक केमिकल को ये ब्रेक डाउन कर देता है। कौन सा एंजाइम? पर ऑक्सीडेज। ठीक है गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स, या हम कहें सेल की कंपोनेंट। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।